हेलो गाइज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संरचना और प्रकार्यवाद। संरचना प्रकार्यवाद के साथ साथ हम संरचनावाद, प्रकार्य और संरचना प्रकार्य और नव प्रकार्यवाद को पढ़ेंगे। वैसे तो हमने अपनी डेफिनेशन में कई रूपों में इसको शामिल किया है, लेकिन आज हम इसको अलग अलग तरीक़ों से पढ़ेंगे। किस किस समाजशास्त्रियों ने किस किस प्रकार से डिफाइन किया है। पहले संरचना को देखें तो हमको मिलता है संरचना प्रकार्यवाद क्या है, बॉटम टू अप अप्रोच, यानी दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया सहयोग और संगठन पर बल देता है। संरचना प्रकार्यवाद हमेशा बातें करता है सहयोग और संगठन पर, कि समाज में किस प्रकार व्यवस्था बनी हुई है, किस प्रकार संरचना आपस में जुड़ी हुई है। और प्रकार्य का तात्पर्य है कि किस प्रकार समाज की अंतःक्रिया के द्वारा कार्य करते हैं, समाज की संरचना के अंदर किस प्रकार का कार्य होता है, उसको बोलता है प्रकार्यवाद। अब देखें तो संरचनावाद क्या है, समाज का दृष्टिकोण, समाज के दृष्टिकोण से समाज को देखने का प्रयास करता है। ये बनावट और ढांचे यानी जिस प्रकार मकान का स्ट्रक्चर बना होता है, जिस प्रकार मकान की संरचना बनी होती है, उस प्रकार ही हमारी समाज की संरचना बनी होती है, जो कई इकाइयों से बनी हुई होती है। इस प्रकार 16वीं शताब्दी में देखें तो संपूर्ण व्यवस्था के अंगों की पारस्परिक संबंधों के साथ ही संरचना का देखा गया कि संपूर्ण 16वीं शताब्दी में देखा गया कि संपूर्ण व्यवस्था किस प्रकार अंगों के द्वारा जुड़ी हुई है। इस प्रकार समाज की संरचना बनी हुई है। एक पैटर्न के रूप में हम इसको देख सकते हैं। वहीं कई कई जगह अलग अलग पैटर्न के रूप में इसको देखा गया, जैसे कि फ्रांस में इसका उदय हुआ। यूरोपियन समाज में जैसे कि फ्रांस में देखा जाए कि व्यक्ति जो सोचता था, यानी भाषा विचार की सामाजिक संरचना है, उसके अनुसार विचार ही सामाजिक संरचना है फ्रांस में, जिसमें दुर्खी, मार्क्स, क्लाउड लेवी स्ट्रोच ने संरचनावाद पर काफ़ी प्रकाश डाला। वहीं अमेरिका संरचनावादी अंतःक्रिया और संबंधों के माध्यम से समाज पर जोर देते थे। वो कहते थे कि समाज में अंतर संबंध और अंतःक्रिया से जिस प्रकार समाज दिखाई देता है, उस प्रकार समाज की संरचना बनती है। इसमें मुख्यतः आता है पीटर एम ब्लाउ ने माना कि नियम पर आधारित है संरचना। किस पर आधारित है? नियम पर आधारित है। वहीं फ्रांस के जो संरचनावादी थे वो मानते थे कि विचारों में संरचना बनी हुई है, एक पैटर्न बना हुआ है। जैसे कि हमारे विवाह एक पैटर्न के रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति नाचता है, गाता है, खाता है, पीता है। इस प्रकार विवाह नामक संरचना विचारों में है। एक बार किसी का हमारे सामने क्या है कि इसका विवाह है, तो हमारे सामने स्ट्रक्चर बन जाता है कि इस प्रकार हाँ इस प्रकार विवाह होगा। वहीं अमेरिका संरचनावादी अंतःक्रिया देख के मूर्त रूप में हम देख सकते हैं कि संरचना किस प्रकार बनती है। वहीं सोर्से को भाषा विज्ञानीवादी माना जाता है। एफडी सोर्से को, उन्होंने व्याकरण, हमें संरचना को देखना है तो हमें उसकी व्याकरण को देखना पड़ेगा, उसकी भाषा और बोली और स्वर के तत्व और वचन को समझना पड़ेगा। परंपराओं में अंतर्निहित नियमों को देखना पड़ेगा जो भाषा को चलाने में सहायक है, जैसे कि संकेत, इंटरेक्शन, आइकॉनिक। इस प्रकार हम संरचना को देख सकते हैं। वहीं लेवी स्ट्रोस ने संरचनावाद में बताया कि पहले एक पैटर्न होता है, जैसे किसी चीज़ का पैटर्न होता है। पैटर्न के जैसे गाड़ी का एक पैटर्न होता है कि 2-4 पहिए होते हैं, एक है स्टीयरिंग होती है। इस प्रकार, हालांकि बाइक में स्टीयरिंग नहीं होती। इस प्रकार गाड़ी का एक पैटर्न बना हुआ है। उसमें पैटर्न को देखने के लिए हमें किसी समाज को देखने के लिए हमें उसको पैटर्न देखना पड़ेगा। हर समाज की संस्कृति अलग अलग है, तो हमें उसकी संस्कृति का अध्ययन करने पड़ेगा। संस्कृति के अध्ययन के लिए हमें उसकी भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा कि भाषा के द्वारा हम समझ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि बाइनरी अपोजिशन के द्वारा हम संरचना को समझ सकते हैं। बाइनरी अपोजिशन क्या है कि हम किसी शब्द को देखना हो तो हम उसके अपोजिट शब्द को देखकर बाइनरी अपोजिशन को पहचान सकते हैं, जैसे कि अच्छा का क्या है, बुरा। इस प्रकार बाइनरी अपोजिशन से हम संरचना को देख सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने संरचना को समझाने का प्रयास किया। संरचना को समझाने के प्रयास में उन्होंने बताया कि जैसे कि मर्टन ने बताया कि संरचना क्या है। संरचना इकाइयों की एक व्यवस्था है और विभिन्न इकाइयों से संरचना बनती है और इकाइयों के मध्य विभिन्न भागों से अंतर संबंधित होकर संरचना बनती है। वहीं संरचना पार्सन्स ने बताया कि संरचना क्या है, संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमान, साथ ही समूह के द्वारा ग्रहण किए गए पद और कार्य संरचना की व्यवस्था है। इस प्रकार बात करें तो सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर, लैटिन भाषा से निकला हुआ है सोशल स्ट्रक्चर। ये मुख्यतः हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी बुक फर्स्ट प्रिंसिपल में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने।
उनका कहना था कि जिस प्रकार मनुष्य के अंग होते हैं आँख, नाक, कान, मुंह, उसी प्रकार समाज की संरचना भी होती है। समाज में कई संस्थाएं, जैसे कि पार्सन्स बताया कि समाज संस्थाओं से मिलकर बनता है, आर्थिक संस्था, राजनीतिक संस्था, इस प्रकार कई इकाई मिलकर संरचना बनाती है, इससे व्यवस्था का निर्माण होता है। अब हम प्रकार्यवाद को देखें तो प्रकार्यवाद व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से देखने को प्रयास करता है। ये बॉटम अप अप्रोच है। इसमें बताया कि सबसे पहले स्पेंसर ने भी प्रकार्यवाद को भी स्पेंसर ने डिफाइन किया था। इन्होंने बताया कि एक आंशिक क्रिया द्वारा संपूर्ण क्रिया को दिए जाने वाला योगदान जिसका कि वह भाग है उसे हम प्रकार्य कहेंगे। यानी कोई व्यक्ति जब कोई क्रिया करता है समाज के लिए तो वो एक तरह से प्रकार्य कर रहा है समाज के लिए, एक एक व्यक्ति मिलकर पूरे समाज के लिए प्रकार्य करता है। इस प्रकार दुर्खीम, ब्राउन, मेलिनोव्स्की आदि को प्रकार्यवाद माना जाता है। इस प्रकार मर्टन ने कहा था कि प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन और सामंजस्य बढ़ाते हैं। मेलिनोव्स्की का प्रकार्यवादी व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी था और दुर्खीम ने आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन गतिविधियों को करते हैं उनको हम प्रकार्य कह सकते हैं। इस प्रकार प्रकार्य को हर किसी ने अपने अपने अनुसार डिफाइन किया है। ज़्यादातर लोग इसको असकारात्मक और अनुकूलन परिणामों के लिए प्रकार्य किए जाते हैं ऐसा मानते हैं, खासकर प्रकार्यवादी। आगे हम देखिए तो संरचनात्मक प्रकार्यवादी क्या मानते हैं, सोसाइटी समाज के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। इसमें संरचना को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है और प्रकार्यवाद को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जिस प्रकार संरचनावाद में लेवी स्ट्रॉस को पढ़ा जाता है और प्रकार्यवाद में ब्राउन और मेलिनोव्स्की को पढ़ा जाता है, और वहीं संरचनात्मक प्रकार्यवाद में मर्टन और पार्सन इन दोनों ने कार्य किए हैं। इसमें अप टू बॉटम ऊपर से नीचे की ओर अप्रोच दृष्टिकोण को अपनाया है और जो समाज के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। इन्होंने बताया कि सामाजिक तत्व, सांस्कृतिक प्रतिमान और व्याख्या को दूसरे सामाजिक तत्वों और संपूर्ण व्यवस्था के लिए उसके परिणामों के संदर्भ में देखना चाहिए। जैसे कि एक थ्योरी ऐसी बनानी चाहिए जो सब पूरी संस्कृति पर लागू हो, न कि एक संस्कृति पर लागू हो। इस प्रकार प्रकार्य समाजशास्त्रीय अर्थ में परिणाम होते हैं। इन्होंने बताया कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या है कि हमें संरचना को समझना है और प्रकार्य को भी समझना है। इस प्रकार हम दोनों को समझकर संरचनात्मक प्रकार्यवाद को समझ सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यवाद को माना कि समाज में कोई स्ट्रक्चर बना होता है, उसके अनुसार उसमें जो कार्य होते हैं उसको हम संरचनात्मक प्रकार्यवाद बोलते हैं। जिसमें पार्सन्स ने समाज को जीवित रहने के लिए पार्सन्स ने बताया कि समाज को जीवित रहने के लिए कुछ पूर्व प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं होती हैं, जिनको उन्होंने एजिल मॉडल के थ्रू समझाया कि समाज में एजिल मॉडल, ए से अडोप्टेशन, जी से गोल, आई से इंटीग्रेशन, एल से लेटेंसी, यानी समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक ये चारों इकाइयाँ मिलकर समाज का निर्माण करती है। इनके बीच में संरचना का निर्माण होता है और ये एक दूसरे से कार्य करती है। इस प्रकार समाज में संरचना और प्रकार्य बना रहता है और एक व्यवस्था का निर्माण होता है। इस प्रकार इन्होंने समाज के दृष्टिकोण, व्यक्ति दोनों को मिलाकर समाज के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। अब आगे हम नव प्रकार्यवाद को देखेंगे। नव प्रकार्यवाद में मुख्यतः इसमें देखें तो हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रकार्यवाद को समझा एक सावयव के रूप में। जिस प्रकार शरीर होता है, सावयव संरचना समानताएं देखी। जिस प्रकार व्यक्ति का शरीर होता है, आँख, नाक, कान, मुंह जुड़े होते हैं, उसी प्रकार समाज की कई संस्थाएं जुड़कर समाज की संरचना बनाती हैं। दुर्खीम ने सामाजिक संरचना तथ्यों के मध्य संबंध मशीन के पुर्जों की भांति देखा है। इन्होंने यांत्रिक और सावयवी एकता के माध्यम से समाज को समझने का प्रयास किया। वहीं मेलिनोव्स्की ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया। इन्होंने संस्कृति के लिए आवश्यकता बताया कि कोई भी जब तक कोई चीज़, कोई संस्कृति तभी इन्होंने बताया कि आवश्यकता के सिद्धांत में बताया कि कोई भी तत्व तभी तक जीवित है जब तक वो समाज के लिए आवश्यकता का कार्य करता है। इस प्रकार इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया और अपनी ट्रोवेंडा द्वीपवासियों का अध्ययन किया था। इस प्रकार इनने 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताई: मूल, व्युत्पन्न, समाकलनीय। मूल आवश्यकता व्यक्ति और समूह के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, जिसमें इन्होंने 7 आवश्यकता बताई।
गति, वृद्धि, आराम, पोषण, प्रजनन, इस प्रकार इन्होंने 7 प्रकार की आवश्यकता बताई। व्युत्पन्न में इन्होंने सांस्कृतिक उपकरण के अनुरक्षण, आचरण के नियम, सामाजिकरण, सत्ता, प्रतिक्रिया से अर्थव्यवस्था, सामाजिक नियंत्रण, शिक्षा, राजनीतिक संगठन आदि को बताया। और समाकलन आवश्यकता में इन्होंने 4 प्रकार की बताई। धर्म, जादू, इस प्रकार इन्होंने 7 प्रकार की आवश्यकताएं देखने को मिलती हैं। हमें इनके सिद्धांत में 7 प्रकार की आवश्यकता देखने को मिली। आगे हम धर्म, जादू, ज्ञान और करुणा। धर्म, जादू, ज्ञान और करुणा। वहीं द्वितीय आवश्यकता जो व्युत्पन्न आवश्यकता है, इनमें राजनीतिक, शिक्षा, आर्थिक और कानून, इस प्रकार की 4 आवश्यकता देखने को मिली। वहीं पार्सन्स ने बताया कि परिवर्तन विकासात्मक सार्वभौमिक तत्वों की अवधारणा के आधार पर किया गया है। सांस्कृतिक मूल्यों और विकास को बुद्धि संगत व्याख्या की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन होते हैं। इन्होंने बताया परिवर्तन होता है, पर सांस्कृतिक व्यवस्था के अंदर ही परिवर्तन होता है। परिवर्तन को इन्होंने एक तरह से नकार दिया था। आगे हम नव प्रकारीवादी देखेंगे। नव प्रकारीवाद, नियो फंक्शनलिस्ट। प्रकारीवाद अच्छा ही अच्छा, सब चीज़ में अच्छा देखते हैं, लेकिन समाज में हर चीज़ अच्छी नहीं होती। समाज में कई चीज़ें, नव प्रकारीवाद में समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष को भी देखा। अब समाज में आप देखो तो सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी पाया जाता है। नव प्रकारीवादी क्षेत्रीय एकीकरण व प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। क्षेत्रीय एकीकरण क्षेत्र के अध्ययन पर ज़्यादा जोर देते हैं। राष्ट्रों की आर्थिक अन्योन्याश्रितता और अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था, सुपर नेशनल मार्केट आदि के आधार पर इन्होंने अपने अध्ययन को किया। इर्नस्ट बी हॉस ने 1958 में नियो फंक्शनलिस्ट में पीएचडी की। इन्होंने यूरोपीय एकीकरण का सिद्धांत, यूरोप में कोयला इस्पात समुदाय पर शोध कार्य किए। यूरोप में इस्पात और कोयले और इस्पात समुदाय पर शोध कार्य किए। हास ने 3 तंत्रों का सिद्धांत दिया: सकारात्मक फैलाव, घरेलू निष्ठा का हस्तांतरण और तकनीकी स्वचालिता। अलेक्जेंडर ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद से जुड़ी हुई समस्या पर कमी को नव प्रकार्यवाद में पूरा किया। इन्हीं संरचना प्रकार्यवाद अच्छा था, लेकिन वो पूरी तरह से हम उसको लागू नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो चीज़ समाज में अच्छा देखे वो समाज परिवर्तनशीलता को रोक देता है। एक तरह से उसमें परिवर्तन होता है, पर आंशिक परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन इसमें नव प्रकार्यवाद में उसको पूरी तरह खारिज कर दिया। इन्होंने बताया कि व्यक्ति विरोधीवाद था। नव संरचना प्रकार्यवाद क्या था? व्यक्ति विरोधीवाद। वो समाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। संरचना प्रकार्यवाद बदलने के लिए विरोध करता था, वो बदलने के लिए तैयार नहीं था, परिवर्तन को नकारता था। रूढ़िवादी था, आदर्शवाद था और एक विरोधी अनुभवजन पूर्वाग्रह था। अपने अनुभव के आधार पर ही चीज़ों को लागू करता था। कोलोमी द्वारा विभेदीकरण के सिद्धांत को परीक्षित करने का प्रयास किया। इन्होंने कोलोमी द्वारा विभेदीकरण के सिद्धांत उसको परीक्षित करने का प्रयास किया। और नव प्रकार्यवाद एक प्रवृत्ति है, समाज के एक वर्णात्मक मॉडल के साथ संचालित ऐसे तत्वों से बना है जो अंतःक्रिया के एक पैटर्न से बनता है। इन्होंने बताया कि समाज के वर्णात्मक मॉडल के साथ साथ समाज एक व्यवस्था है, लेकिन नव प्रकार्यवाद ने बताया कि समाज अंतःक्रिया से बनता है। समाज एक पैटर्न नहीं है, समाज अंतःक्रिया के द्वारा ही बनता है। क्रिया और व्यवस्था पर समान ध्यान दिया। जिन्होंने उनके व्यवस्था पर ध्यान दिया, इन्होंने क्रिया और व्यवस्था दोनों पर नव प्रकार्यवादियों ने ध्यान दिया। संरचना प्रकार्यवाद एकीकरण को बरकरार रखती थी। संरचना प्रकार्यवाद मानता था एकीकरण बना रहे, बल्कि नव प्रकार्यवाद एकीकरण के साथ साथ विचलन व सामाजिक नियंत्रण पर भी जोर देते हैं। यानी वो एकीकरण पर जोर देते ही हैं, विचलन और सामाजिक नियंत्रण पर भी जोर देता है। नव प्रकार्यवाद व्यक्तित्व, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ अंतर्विरोध के तनाव और पैदा। नव प्रकार्यवाद संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के नव प्रकार्यवाद में संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ जो तनाव और परिवर्तन है उसको भी स्वीकार करते हैं और नियंत्रण का सतत स्रोत का अध्ययन भी करते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व प्रणाली के भीतर भेदभाव से सामाजिक परिवर्तन आता है। सांस्कृतिक और व्यक्तिगत, जो संस्कृति और व्यक्ति के जो नज़रिए हैं, जो दृष्टिकोण हैं, उनमें जो भेदभाव है उससे सामाजिक परिवर्तन आता है कि एक टाइम के बाद व्यक्ति ऊब जाता है उस संस्कृति से, उसमें कुछ नयापन जाता है। इस कारण वो
उनमें भेदभाव करने से सामाजिक परिवर्तन आता है। परिवर्तन व्यक्तिगत और संस्थागत तनाव के कारण होता है। परिवर्तन किस कारण होता है? व्यक्तिगत और संस्थागत तनाव के कारण। अब प्रकार्यवाद क्या मानते थे? इकाइयों के योगदान से, प्रत्येक इकाई अपना योगदान देती है, इकाइयों के योगदान से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। और प्रकार्य क्या है? एक आंशिक क्रिया को द्वारा संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान उसका प्रकार्य है। लेकिन नव प्रकार्यवाद नहीं मानते थे। नव प्रकार्यवाद मानते थे कि समाज में व्यवस्था के साथ साथ क्रिया भी आवश्यक है, क्रिया और व्यवस्था को समान महत्व देता था। नव प्रकार्यवाद समाज को ज़्यादा महत्व देते थे। वो कहते थे कि समाज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति बाद में है, पहले समाज है। लेकिन नव प्रकार्यवाद व्यक्ति के दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व देते थे, व्यक्तिवादित्व को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। एक व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परिवर्तन का विरोध करते थे। संरचनात्मक प्रकार्यवाद परिवर्तन का विरोध करते थे। वो व्यवस्था को ऐसे कैसे बना रखना चाहते थे। लेकिन संरचनात्मक नव प्रकार्यवाद परिवर्तन की प्रकृति का नियम परिवर्तन को अच्छा मानते थे। संरचनात्मक प्रकार्यवाद रूढ़िवादी हो गया था, क्योंकि वो एक समाज की व्यवस्था को बस एजिल मॉडल के प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता के अनुसार ही एजिल मॉडल के आधार पर ही समाज को समझना चाहता था। लेकिन नव प्रकार्यवाद तर्क के आधार पर, वितर्क के आधार पर, सामाजिक और भी कई चीज़ों के आधार पर समाज को समझने पर जोर देता था। संरचनात्मक प्रकार्यवाद आनुभाविकता को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता था, क्योंकि जैसे कि हमारे बुजुर्ग अनुभव है, वो अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो आज की जो वर्तमान पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं अस्वीकार करती है, क्योंकि उनके अनुभव उनके टाइम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट सही थे, लेकिन आज के टाइम में आज के अनुभव ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं और व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। वो आदर्शवादी बातों से भरा पड़ा था। संरचनात्मक प्रकार्यवाद आदर्शवादी बातों से भरा पड़ा था, लेकिन प्रकार्यवाद में अंतःक्रिया पर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि अंतःक्रिया इंटरेक्शन के द्वारा ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है, ना कि एक घिसी पिटी व्यवस्था को चलाए रखना। उसमें परिवर्तन का कोई भी महत्वपूर्ण उल्लेख नहीं मिलता। व्यक्तिगत क्रियाओं से सामाजिक परिवर्तन आता है। उन्होंने बताया कि समाज में परिवर्तन आविष्कार और प्रसार के कारण आता है, जैसे कि संरचनात्मक प्रकार्यवादी मानते हैं, मेलिनोव्स्की ने भी कहा था। लेकिन नव प्रकार्यवाद मानते हैं कि व्यक्ति जो इंटरेक्शन करता है जिससे समाज में परिवर्तन आता है। इसमें मुख्यतः निकोलस हुइजमैन, पोलोमी और जेफरी अलेक्जेंडर को नव प्रकार्यवाद में हम पढ़ सकते हैं।